हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओशन करंट्स के बारे में। एक लेमन की भाषा में यदि समझे तो ओशन करंट जो है वो एक तरीके का फ्लो ऑफ वाटर है, मूवमेंट ऑफ वाटर है। जैसे कि हम रिवर्स में देखते हैं, स्ट्रीम्स में देखते हैं कैसे नदियों का पानी बहता है, उस तरह का ही एक मूवमेंट ऑफ वाटर है जो कि ओशन या सी वाटर में पाया जाता है। ये बहुत ही एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, पर यदि आप एक डेफिनेशन के तौर पे देखना चाहें तो ओशन करेंट्स जो है दे आर कंटिन्यूअस प्रेडिक्टेबल डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सी वाटर या ओशन वाटर विच आर ड्रिवन बाय ग्रेविटी, विंड या फिर जो कॉरलिस इफेक्ट है एंड वाटर डेंसिटी। तो सर्टेन फैक्टर्स की वजह से जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है इन द ओशनिक बॉडी या फिर सी बॉडी में, उसके उस मूवमेंट ऑफ वाटर को हम ओशनिक करेंट्स का नाम देते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स क्या क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ है, विंड मूवमेंट है, टेम्परेचर है एंड सैलिनिटी है। रोटेशन ऑफ द अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से एक स्यूडो फोर्स जनरेट होता है जिसको आप कॉरलिस इफेक्ट बोलते हैं, कॉरलिस फोर्स बोलते हैं। और इस वजह से जो है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड का मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो विंड का मूवमेंट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कॉरलिस इफेक्ट, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ वो चेंज होता है और इस चेंज की वजह से भी हमारी ओशन करेंट्स के विंड जो डायरेक्शन है उनके जनरेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो विंड एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द जनरेशन ऑफ ओशनिक करेंट्स। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वार्मर रीजन में वार्म करंट्स जनरेट होती हैं क्योंकि सन का जो इंसुलेशन है वो बहुत हाई होता है। जब जैसे कि मान लीजिए हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं, इक्वेटर और जो ट्रॉपिक वाला हिस्सा है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो हमारा हिस्सा है, वहाँ पे सन का जो इंसुलेशन वो काफ़ी हाई है दैन द पोलर एरिया। पोलर रीजन में इंसुलेशन डिक्रीज हो जाती है। तो जो हमारे इस बेल्ट में जो हमारा करंट जनरेट होगा वो वार्म करंट जनरेट होंगी और वार्म करंट जनरेट होने के कारण वो उसमें एक्सपेंशन होता है और वो मूव करती है। फिर उस मूवमेंट को कौन सपोर्ट करता है? वहाँ की विंड सिस्टम सपोर्ट करती है। तो टेम्परेचर का भी एक रोल है फॉर द जनरेशन ऑफ ओशनिक करेंट्स। सैलिनिटी का रोल है डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करने में, वो हम आगे देखेंगे। तो इन सर्टेन फैक्टर्स की वजह से ओशनिक करेंट्स का जनरेशन होता है और उनके डायरेक्शन भी डिसाइड होते हैं। अब चूंकि मूवमेंट है, एक तरीके का मूवमेंट हो रहा है ओशनिक वाटर में, तो दो डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम जनरली क्या रेफर करते हैं? एज करंट, ओशनिक करंट रेफर करते हैं। जबकि जो वर्टिकल चेंजेस हो रहे हैं मूवमेंट में उसको हम अप वेलिंग और डाउन वेलिंग कहते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आपके दिमाग में ये बात उठ सकती है कि टाइड्स भी तो है एक तरीके का वाटर मूवमेंट, क्या उसको हम ओशनिक करंट में शामिल कर सकते हैं? नहीं, टाइड्स का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। टाइड्स क्या है कि इसमें सर्टेन टाइम इंटरवल पे राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल होता है। सी लेवल में राइज और फॉल होगा और वो किस वजह से होगा? ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। सन और मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल पुल है, उस वजह से जो हमारा अर्थ का जो ओशनिक वाटर है, क्योंकि हमारे अर्थ में वाटर सबसे ज्यादा, इसलिए वो आसानी से पुल अप हो जाता है और दैट्स वाई उसमें पीरियोडिक राइज एंड फॉल की कंडीशन देखी जाती है जो कि टाइड्स के नाम से जानते हैं। अब ये मान लीजिए हमारा कोस्टल लैंड है, ठीक है, ये कोस्टल लैंड है और जो हमारा टाइडल कंडीशन है वो एक हाई टाइड होता है, यानी कि जब हमारा पानी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बहुत एक्सट्रीम, मतलब एक दूरी तक बह के आ रहा है, वो हाई टाइड हो गया। और जब वो जो अट्रैक्शनल पावर जब वो डिक्रीज हो रही है, रिसीड हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो फिर क्या है, यही हाई टाइड अब बैक साइड में जाएगा, वो रिसीड करता है। तो रिसीड होने के साथ क्या हमारा क्रिएट होता है? लो टाइड क्रिएट होता है। तो यही है राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल। ये राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल से आप वर्टिकल राइज एंड फॉल आप नहीं समझेंगे, ये एक तरीके का हॉरिजॉन्टल ही है जो सी लेवल में उसकी इंक्रीज या डिक्रीज को डिनोट करता है हाई टाइड। तो हाई टाइड के कंडीशन में क्या हो गया, हमारा जो सी लेवल है वो आगे तक बढ़ जाता है, कोस्टल लैंड तक, शोर लाइन तक वो आगे बढ़ जाएगा और लो टाइड में वो डिक्रीज कर जाता है। तो हाई टाइड और लो टाइड के इसी डिफरेंस को हम टाइडल रेंज के नाम से जानते हैं कि वो कितना रेंज है हाई टाइड और लो टाइड के बीच में। क्लियर? तो टाइड का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो उसको हम ओशनिक करंट के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। पर हाँ, टाइड्स का एक इनडायरेक्ट इफेक्ट जरूर पड़ता है
ओशनिक करंट को जनरेट करने में, क्योंकि एक तरीके का वाटर मूवमेंट ही है, तो इस हिसाब से ये एक सपोर्ट दे सकते हैं ओशन करंट को मूव करने के लिए। ओके, क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वार्म और पोलर सिचुएशन में कैसे सैलिनिटी डिफरेंस होती है और कैसे काम करते हैं। ये हमारा वार्मर रीजन है, ये हमारा पोलर रीजन है। पोलर रीजन कूलर एरिया है, और सन का इंसोलेशन जो है, जो सन की हीट है, वो सबसे ज़्यादा हमारे ओशन के टॉप सरफेस को मिलती है। ओके, टॉप सरफेस को मिलती है, इसलिए जो वार्म करंट्स है वो जनरली हमारे सरफेस करंट के तौर पे पाए जाते हैं। और जो सन की हीट है लगभग 400 मीटर तक के डेप्थ तक इजिली प्राप्त हो जाती है। उसके नीचे सन का जो इंसुलेशन है वो मुश्किल है उसको मिलना। इस वजह से जो सरफेस करंट है वो जनरेट होती है, वो वार्म होकर एक्सपैंड करती है। और ये कंडीशनिंग जो वार्म करंट्स की है वो सबसे ज़्यादा हमारे इक्वेटर के आसपास वाले जोन, यानी कि ट्रॉपिकल जो बेल्ट है वहाँ पे पॉसिबल है। अब पोलर रीजन में क्या है कि सन का इंसोलेशन मिलता नहीं है, कंपैरेटिवली कोल्डर एरिया है, तो वहाँ पे आइस शीट्स भी होते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं, आइस की कंडीशन है। तो आइस का जो मैकेनिज्म है क्या है कि वो प्योर वाटर है, आइस में प्योर वाटर, उसमें सॉल्ट की मात्रा नहीं होती है। पर जो पोलर एरिया में जो ओशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए आर्कटिक ओशन या जो हमारा सदर्न ओशन है, वहां पे तो आइस शीट से, आइसबर्ग से, वहां पे तो सॉल्ट नहीं है, पर जो बचा हुआ ओशनिक वाटर है उसमें तो सॉल्ट होगा। तो उस सॉल्ट की वजह से वहां की डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, और डेंसिटी हाई होने की वजह से पानी उधर का सिंक करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसी सिंकिंग ऑफ द ओशनिक वाटर को हम बोलते हैं डाउन वेलिंग। क्लियर। अब ये वाटर सिंक हुआ, फिर एक सब सरफेस करंट के तौर पे वो मूव होता है। मूव होने के कारण क्या होता है कि अब तो ये कंपैरेटिवली वार्म करंट की तरफ बहता है। प्रेशर ग्रेडियंट जो क्रिएट होता है इस वजह से वो वार्म रीजन की तरफ बहता है, ये सिंकिंग वाटर। ये वार्म करंट फिर इधर से ये मूव होके इधर बह रही है, ड्यू टू अगर विंड डायरेक्शन अगर इस साइड में है, हमारे लेफ्ट साइड में है, तो वो लेफ्टवर्ड बह रही है। अब यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। अब इस वॉइड को फिलअप करने के लिए ये जो सिंकिंग वाटर है वो मूव करता है और वर्टिकली अपवर्ड होता है। ठीक है, अब ये अपवर्ड हो गया, इसी अपवर्ड मूवमेंट को हम बोलते हैं अपवेलिंग। ये अपवेलिंग जो वाटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अंदर से जो डीप ओशन से वो न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट बायोलॉजिकल जो प्रोडक्टिविटी के जो थिंग्स है उसको लेके आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहाँ की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। तो इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फिशिंग जोन भी बन जाता है, बायोलॉजिकली बहुत ही डाइवर्स जोन बन जाता है, जहाँ पे ये अपवेलिंग जोन क्रिएट होते हैं, जहाँ पे ये कोल्ड वाटर डीपर ओशन से वार्म रीजन की तरफ बढ़ता है। क्लियर। तो डाउन वेलिंग एंड अपवेलिंग। अब ये देखिए कैसे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी, और डेंसिटी कैसे क्रिएट हुई, सैलिनिटी और टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। क्लियर। अब इसी सैलिनिटी और टेम्परेचर के जो सर्कुलेशन को हम बोलते हैं थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। ओके, और इसी थर्मोहलाइन सर्कुलेशन की वजह से ये पूरा जो ओशन करंट का जो सिस्टम है एट अ ग्लोबल लेवल चलता है। आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा। अब ओशन करंट्स के जनरेशन को समझ लिया। अब टाइप्स क्या होता है कि प्लेसेस ऑफ अक्रेंस के टाइप पे, कि मतलब जो ओशन करंट्स वो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, उस टाइप पे हम दो टाइप्स के करंट्स को समझते हैं। एक सरफेस ओशनिक करंट्स होता है और एक डीप ओशनिक करंट्स होता है। सरफेस ओशनिक करंट्स जो है वो सरफेस सर्कुलेशन है, टॉप लेयर में ही, ओशन के टॉप लेयर में ही पॉसिबल है। विंड ड्रिवन की वजह से होता है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ विंड है वो ओशनिक वाटर को मूव करने में हेल्प करते हैं। वार्म और कोल्ड करंट दोनों हो सकते हैं ड्यू टू द कंपैरेटिव डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड द इंसोलेशन ऑफ द सन। देन फास्टर मूवमेंट होता है इनका, और ये हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं। इनमें अपवेलिंग या डाउन वेलिंग की कंडीशन नहीं होती है सरफेस ओशनिक करंट्स में, और ये बहुत ही कम शेयर करते हैं, सिर्फ 10% ऑफ द टोटल ओशनिक वाटर ये शेयर करते हैं। अब समझते हैं हम डीप ओशन करंट्स के बारे में। तो जो डीप ओशन करंट्स है वो थर्मोहलाइन सर्कुलेशन की वजह से क्रिएट होते हैं। थर्मोहलाइन सर्कुलेशन यानी कि रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। थर्मो मीन्स हो जाते हैं हमारा टेम्परेचर, एंड हलाइन मीन्स हो जाता है हमारा रिलेटेड टू सैलिनिटी। अब ये टेम्परेचर और सैलिनिटी के जो डिफरेंसेस है, जो डेंसिटी
डिफरेंस क्रिएट होता है, उस वजह से ये डीप ओशन करेंट्स जनरेट होते हैं। इनका मूवमेंट जो है वो स्लगिश है, काफ़ी स्लो होता है। कोल्ड करंट है ये बेसिकली, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। जब अप वेलिंग और डाउन वेलिंग होती है तो वो वर्टिकल हो जाता है, पर जब ये सब सरफेस के तौर पे, जब यहाँ पे ये सब सरफेस के तौर पे ये मूव करते हैं तो इनका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होता है। 90% ऑफ द ओशन वाटर डीप ओशन करंट के मैकेनिज्म से फ्लो होते हैं, तो जो मैक्सिमम शेयर है वो डीप ओशन करंट्स फॉलो करते हैं दैन द सरफेस करंट। सरफेस करंट सिर्फ 10% ही है। अब हम मैप कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को, हमारे डिफरेंट वार्म एंड कोल्ड करेंट्स को। एक और चीज़ है कि टेम्परेचर के आधार पे भी हम करेंट्स को डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा वार्म करंट और एक हो जाता है हमारा कोल्ड करंट। तो जो बेसिकली हमारे सरफेस और डीप ओशन करेंट्स के ही सब टाइप्स हम कह सकते हैं, जो कि हम टेम्परेचर के आधार पे समझते हैं, और वार्म और कोल्ड करंट के आधार पे ही, उनके बेसिस पे ही हम जो मैपिंग करते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। और इनकी जो मैपिंग है, जो डिफरेंट कौन सी करंट कोल्ड है, कौन सी करंट वार्म है, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खासकर प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए। और जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए तो ये ओशनोग्राफी का ये जो सेगमेंट है ओशन करंट, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना होगा, और ये स्कोरिंग भी है। देन अब एक और चीज़ हम समझते हैं कि जो हमारा इक्वेटर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे सन का जो इंसोलेशन है काफ़ी हाई है, इस वजह से वहाँ पे वार्म एरिया बनता है और वहाँ पे वार्म करंट का जनरेशन होगा। इक्वेटर के नॉर्दर्न हिस्से में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गई और सदर्न हिस्से में साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गई। ठीक है, अब इनका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स कैसे मूव होती है, वो हमारा जो ट्रॉपिक वाला बेल्ट है उसमें नॉर्थ ईस्ट करंट विंड्स है, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारी साउथ ईस्ट विंड है, और वो कोरिलिस फोर्स की वजह से वो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। यही तो है हमारी ट्रेड विंड्स। तो इनके इफेक्ट की वजह से ये जो इक्वेटोरियल करंट है उनका भी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और इनका जो एग्जिस्टेंस है ये तीनों ओशन में है, पैसिफिक में भी है, अटलांटिक ओशन में भी है, और इंडियन ओशन में भी है। इंडियन ओशन में एक दो एक्सेप्शन ये है कि जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्टर्न मानसून करंट के तौर पे जाना जाता है, जो देखिए जो मैंने रेड एरो से आपको दिखाया है। पर सदर्न समर जो सीजन होता है, समर सीजन में इनका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ मानसून विंड। समर सीजन में आपको पता है कि साउथ वेस्टर्न मानसून विंड काफ़ी प्रिविलेंट होती है हमारे नॉर्थ इंडियन मानसून एरिया में, तो उनका जो रिवर्सल हो जाता है समर सीजन में और वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। अब उस वजह से साउथ वेस्ट मानसून करंट का भी जनरेशन होता है। तो ये चीज़ एक्सेप्शन है हमारे इंडियन ओशन के रेफरेंस में। देन कम्स कि एक इम्पॉर्टेंट है इक्वेटोरियल काउंटर करंट, जो कि डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट इक्वेटर के बहुत ही आसपास वाले हिस्से में क्रिएट होती है। मतलब यूँ कहें तो जो हमारा इंटर ट्रॉपिकल जो कन्वर्जेंस जोन है ITCZ है, उस वाले एरिया में इक्वेटोरियल काउंटर करंट जनरेट होती है। और ये जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है दैन द इक्वेटोरियल करंट, इसलिए इसको काउंटर करंट बोलते हैं। इसका डायरेक्शन होता है हमारा वेस्ट टू ईस्ट। अब इसका डायरेक्शन क्यों ऐसा है, इसके पीछे दो थियरी मानी गई है। एक ये मानी गई है कि जो हमारा इक्वेटर है वो काफ़ी, जो डोल्ड्रम वाला हिस्सा है जहाँ पे ITCZ क्रिएट होता है, वो काफ़ी शांत वाला एरिया है, और वहाँ पे जो विंड का डायरेक्शन है वो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज बहती है, यानी कि जो विंड बहती है वो वेस्ट टू ईस्ट बहती है। तो इस इफेक्ट की वजह से हमारा जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है वो वेस्ट टू ईस्ट बह रही है। दूसरा थियरी ये कहता है कि जो साउथ इक्वेटोरियल और नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट पानी जो पाइलअप कर देती है, जो इकट्ठा कर देती है हमारे कोस्टल एरिया में, ठीक है, इस एरिया में मान लीजिए पानी जो लाया हुआ है वो उन्होंने इकट्ठा कर दिया, वो अगर इकट्ठा हो गया इस वाले हिस्से में, तो यहाँ पे तो वॉइड क्रिएट हो गया। इस वॉइड को फिलअप करने के लिए एक ये जो पाइल ऑफ वाटर है वो मूव हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्टवर्ड है। तो वैसे माना गया है ये सेकेंड थ्योरी की ही ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट सेकेंड थ्योरी को ही ज़्यादा माना गया है, क्योंकि अगर हम इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज की बात करें तो जो हमारा
मॉनसून विंड्स का जो रिवर्सल हो जाता है वो फिर इम्पैक्ट करता है। पर इक्वेटोरियल काउंटर करंट तो मतलब हर सीजन में है, हर साल है, वो तो कांस्टेंट है। इसलिए पहली वाली थियरी को ज्यादा मान्य नहीं किया गया है। दूसरी वाली थियरी जो ये कहती है कि पानी पाइल अप हो जाता है और फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में बहता है टू फिल द गैप क्रिएटेड बाय द इक्वेटोरियल करंट्स, वो ज्यादा लॉजिकल मानी गई है। तो जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है वो भी तीनों ओशन में एग्जिस्टेड है, पैसिफिक हो, अटलांटिक हो या फिर इंडियन ओशन हो। इंडियन ओशन के साथ फिर अगेन एक कंडीशन ये हो गई कि जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है वो विंटर सीजन में तो रहती है, पर समर सीजन में वो एग्जिस्टेड नहीं रहती है ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ मानसून विंड। जब साउथ वेस्ट मानसून करंट जब यहाँ पे क्रिएट होगा तो ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट को नेग्लिजिबल कर देता है, वो वहां पे नहीं पॉसिबल हो पाती है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस बनता है हमारे इंडियन ओशन के केस में, मतलब जब समर सीजन में, बेसिकली समर सीजन में इक्वेटोरियल काउंटर करंट एग्जिस्टेड नहीं होती है हमारे नॉर्दर्न इंडियन मॉनसून में, नॉर्दर्न इंडियन ओशन में। ओके, देन कम्स, अब हम ये सारी चीजें क्लियर हो गई, अब हम समझ लेते हैं अटलांटिक ओशन के करंट्स को। अटलांटिक ओशन करंट को समझने से पहले एक और चीज है कि हमारा जो सदर्न ओशन वाला जो हिस्सा है जो अंटार्कटिका को कवर करता है, वहां पे एक वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चलती है, अंटार्कटिका सर्कमपोलर करंट। ये जो करंट है वो हमारे साउथ पोल को घेर के रखती है, सर्कमवेंट करके रखती है, और ये लगभग स्ट्रेट लाइन में ही यूनिडायरेक्शनल ये फ्लो करती है। क्यों फ्लो करती है ऐसे स्ट्रेट लाइन? क्योंकि यहाँ पे लैंड मास बहुत कम है, उनका हिंड्रेंस जो है नहीं हो पाता है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। अब इन्हीं के ये ऑफशूट्स निकलते हैं, ये हमारे कोल्ड करंट्स जो ऊपर की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बहते हैं। अब ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये एक बैरियर का काम करता है। क्यों बैरियर का काम करता है? क्योंकि ये वार्म करंट्स को अंटार्कटिका वाले रीजन में आने से रोकता है। इस वजह से वार्म करंट्स आ नहीं पाते हैं और जो अंटार्कटिका का जो कोल्ड लाइक सिचुएशन है, जो आइसी सिचुएशन, वो इंटैक्ट रहता है और वो मतलब सालों भर ऐसे बर्फ से ही घिरा रहता है। तो इसीलिए वार्म करंट्स एंटर नहीं कर पाती हैं ड्यू टू दिस बैरियर ऑफ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। क्लियर? अब समझते हैं कि अब इस वेस्ट ड्रिफ्ट का ही एक ऑफशूट निकलता है फॉकलैंड करंट। ये फॉकलैंड करंट जो फॉकलैंड आइलैंड के आसपास से होकर गुजरती है, ये कोल्ड करंट ही है। और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट जो बह रही है, ये जब मूव कर रही है तो ये ब्राजीलियन कोस्ट के पास आके हिट होने के बाद बाइफर्केट होती है दो ब्रांचेस में। तो एक जो सदर्न ब्रांच है वो निकल आता है हमारा ब्राजीलियन करंट के तौर पे, वो वार्म करंट ही है क्योंकि बाइफर्केशन ऑफ साउथ इक्वेटोरियल करंट है जो कि वार्म करंट है। तो ये ब्राजील करंट बन गया और ये करंट बाइफर्केट होके फिर ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिलती है और यही नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फिर बाइफर्केट होता है यहाँ पे हमारा कैरिबियन आइलैंड के पास। ओके, कैरिबियन आइलैंड के पास ये बाइफर्केट होता है और नाम इसका होता है कैरिबियन करंट। अब ये कैरिबियन करंट फिर गल्फ ऑफ मेक्सिको के साथ आगे बढ़ते बढ़ते ये फ्लोरिडा कोस्ट तक पहुंचती है और फिर वो जानी जाती है फ्लोरिडा करंट। क्लियर? एक और ब्रांच जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का, वो एंटिल्स आइलैंड के आसपास से होके बहती, जिसको हम एंटिल्स करंट भी बोलते हैं। तो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के ही बाइफर्केटेड ब्रांचेस हैं, कैरिबियन हो या एंटिल्स हो। अब यही कैरिबियन आगे बढ़ के फिर फ्लोरिडा बनते हैं। अब ये फ्लोरिडा करंट और ये एंटिल्स करंट जो है ये मिलके आगे बढ़ते हैं और फिर नाम मिलता है इनको गल्फ स्ट्रीम का। तो फ्लोरिडा करंट एंड एंटिल्स करंट मिलके गल्फ स्ट्रीम को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये गल्फ स्ट्रीम को कौन ज्वाइन करता है? ऊपर से ठंडे प्रदेश से आने वाली हमारी लैब्राडोर करंट जो कि कोल्ड करंट है। यही कोल्ड करंट और ये वार्म करंट ऑफ गल्फ स्ट्रीम मिलके यहाँ पे एक बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनाते हैं जो कि है हमारा ग्रेट बैंक, जो नियर न्यू फाउंड लैंड है और वहाँ पे फिशिंग प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ कि जहाँ भी वार्म और कोल्ड करंट मिलेंगे वहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और वो अच्छा फिशिंग ग्राउंड माना जाता है। तो एक फिशिंग ग्राउंड ये हो गया हमारा गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट जहाँ मिल रहे हैं। अब ये गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहती है और फिर एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का नाम ले लेती है। ये ब्रांच फिर आगे बढ़ते हुए उसका नाम हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से के अलॉन्ग बहती है।
अब ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट फिर आगे बढ़ती है और नॉर्वेजियन करंट का रूप ले लेती है। तो ये गल्फ स्ट्रीम के ही ब्रांचेस होने के कारण ये हो गए हमारे वार्म करंट। अब इसी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण ही जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है वो आइस फ्री रहता है विंटर में भी, ड्यू टू दिस वार्म करंट इफेक्ट। तो सिमिलर लैटिट्यूड में होने के बावजूद भी, देखिए ये जो हमारा कनाडा वाला हिस्सा है और ये जो यूरोप वाला हिस्सा है, ये सिमिलर लैटिट्यूड में होने के बावजूद भी यहाँ पे लैब्राडोर करंट की वजह से कोल्ड लाइक सिचुएशन है, पर ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से यहाँ पे विंटर में भी पोर्ट्स खुले रहते हैं, वहाँ पे बर्फ का जमाव नहीं हो पाता है। तो बहुत बड़ा रोल है हमारे ओशन करेंट्स का लोकल क्लाइमेट को डिसाइड करने में। भले ही हम सिमिलर लैटिट्यूड में हो, कोई मतलब नहीं, पर करेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है वो डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेट को डिसाइड करने में। ओके, देन कम्स एक कैनरी करंट निकलती है जो कि कंपैरेटिवली कोल्ड करंट है, उसका जो टेम्परेचर है वो कूलर है, सो वो मूव होती है हमारे कैनरीज आइलैंड के अलोंग नियर हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट है अफ्रीका का, उस साइड से वो करंट मूव होती है, कैनरी करंट। ठीक है, अब ये कैनरी करंट फिर आगे जाके मिल जाती है हमारे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो रहा है, ये लूप क्रिएट हो रहा है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, एंटिल्स करंट है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, फिर कैनरी करंट है। ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक लूप बना रहे हैं जो कि सारगासो सी को प्रोड्यूस करते हैं। ये सारगासो सी का एक खासियत ये है कि ये लैंड से घिरा हुआ नहीं है, जबकि ये सर्कुलेटेड करंट्स का ही एक लूप बनता है, और इस लूप के अंदर जो पानी ट्रैप हो गया वो काफी काम होता है, इसलिए उसको एक सी का नाम दे दिया गया है, सारगासो सी। ओके, अब एक और चीज ये है कि जहां भी आप कोल्ड करंट देखेंगे, कोल्ड करंट जनरली आपको मिलेगा किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में। ये आप अपने नोट्स में जरूर लिखेंगे कि किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में मिल रहा है आपको कोल्ड करंट। इस कोल्ड करंट की वजह से वहां पे उस वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट लाइक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि कोल्ड करंट के पास मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, मॉइस्चर को होल्ड नहीं करते हैं, इसलिए वो रेनफॉल को भी जनरेट नहीं कर सकते, और रेनफॉल कम होने की वजह से ऑब्वियसली वहां पे डेजर्ट लाइक सिचुएशन होगा, क्योंकि हमें 25 सेंटीमीटर से अगर कम बारिश हो रही है तो वहाँ पे डेजर्ट लाइक सिचुएशन है, यही है। तो ये बहुत बड़ा एक कनेक्शन है कि कैसे कोल्ड करंट डेजर्टिफिकेशन को जनरेट करते हैं, कैसे डेजर्ट लाइक सिचुएशन को जनरेट करते हैं। ये हर कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर हमारा सहारा वाला रीजन है और ये कैनरी करंट है। ये कैनरी करंट वहाँ के डेजर्ट सिचुएशन को इंटेंसिफाई कर रहा है, बारिश तो कराता नहीं है। ओके, देन ये जो हमारा काउंटर करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, वो जब अफ्रीका के गिनिया वाले कोस्ट को हिट करता है तो फिर वो बाइफर्केट हो जाता है एज गिनिया करंट। ठीक है, अब यही गिनिया करंट फिर हमारे साउथ इक्वेटर करंट के साथ मिलके फिर वो मूव होती है। तो इस तरीके से हमने अटलांटिक ओशन को कवर कर लिया। एक और करंट है वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट से, एक और ऑफशूट निकलता है बेंगुला करंट, जो कि कोल्ड करंट है और वो अफ्रीका के वेस्टर्न साइड से होके बह रहा है, बेंगुला करंट जो कि कोल्ड करंट है। ओके, अब हम चलते हैं इंडियन ओशन की तरफ। इंडियन ओशन में क्या है कि वेस्टर्न ड्रिफ्ट का एक और ऑफशूट निकला एज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, ये कोल्ड करंट है और इस वजह से भी हमारे ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट लाइक सिचुएशन है। और जो हमारी साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो मूव होती है अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट के से हिट होने के बाद वो बाइफर्केट होती है और फिर वो मोजाम्बिक करंट का रूप ले लेती है, और फिर एक और करंट निकलती है जो कि है हमारा एगलस करंट। तो ये दोनों वार्म करंट है। ठीक है, ये भी हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में क्या है कि ये रहा हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पैसिफिक ओशन में है और ये मूव हो रहा है हमारा ईस्टवर्ड डायरेक्शन में नियर जापानीज कोस्ट। अब ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव हो रहा है, इसका कारण ये है कि जब हम मिड लैटिट्यूड में जाते हैं, जब हम पोलर एरिया को कवर करते हैं, जब हम सब ट्रॉपिकल एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो विंड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, वो वेस्ट टू ईस्ट हो जाता है। आपको पता होगा वो वेस्ट टू ईस्ट हो जाता है। तो इस इफेक्ट की वजह से जो करंट्स का मूवमेंट है वो भी वेस्ट टू ईस्ट हो जा रहा है। तो जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं
और फिर वो मूव होने के बाद नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट का रूप ले लेते हैं, नॉर्थ पैसिफिक करंट का रूप ले लेते हैं। एक ब्रांच जो है वो नॉर्थ पैसिफिक करंट का रूप ले लेती है और एक जो ब्रांच है वो ऊपर जाती है और वो ओयाशिवो या क्विरिल या ओया करंट से मिल जाती है। तो ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो ऊपर जा रही है उसको हम बोलते हैं क्यूरोशिवो करंट, जो कि नियर जापानीज कोस्ट होता है। और ये क्यूरोशिवो जो करंट है वो वार्म करंट है। तो इसी का एक ब्रांच बाइफर्केट होके जा रहा है हमारा नॉर्थ पैसिफिक करंट, और एक अपवर्ड जाता है और मिल जाता है हमारा जो ठंडी करंट आ रही है, जो कोल्ड करंट आ रही है, ओयाशिवो, क्यूरिल या फिर ओया, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है, उससे मिल जाता है। और फिर यहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट्स मिल रहे हैं और एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनाते हैं। ओयाशिवो को याद करने का तरीका है कि कोल्ड में भी ओ है और इसके नाम में भी ओ है, तो कोल्ड करंट हो गई ये, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि कौन सा कोल्ड होगा कौन सा वार्म होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने दो अभी तक फिशिंग जोन्स को समझा, एक तो लैब्राडोर वाला जहां पे गल्फ स्ट्रीम मिलती है और एक क्यूरोशिवो और ओयाशिवो वाला। देन ये नॉर्थ पैसिफिक जो करंट है वो फिर आगे बढ़ती है और ये फिर बाइफर्केट होती है अलास्का करंट में, और ये अलास्का करंट जो कि वार्म करंट है ये फिर मूव होती है। एंड देन एक और करंट जो है हमारा कैलिफोर्निया करंट, जो कि कंपैरेटिवली कोल्ड करंट है, और ये मूव होती है हमारे साउथवेस्ट डायरेक्शन में नियर कैलिफोर्निया कोस्ट। तो इस तरीके से हमने कवर कर लिया पैसिफिक ओशन को। एक और करंट है पेरू करंट, जो कि हमारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का ही एक ब्रांच है और वो फ्लो होता है हमारा पेरुवियन कोस्ट के अलॉन्ग नियर साउथ अमेरिका, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में ये फ्लो होने वाला एक कोल्ड करंट है, और इस पेरू करंट की वजह से ही हमारा जो अटाकामा डेजर्ट है साउथ अमेरिका का, जो सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, वो क्रिएट होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कोल्ड करंट की वजह से, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, हमारा ऑस्ट्रेलिया हो या हमारा इंडिया हो, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनती है, डेजर्ट लाइक सिचुएशन बनती है। एक और चीज़ है कि जब हमारी अटलांटिक ड्रिफ्ट जब मूव हो रही है तो एक और करंट आती है जो कि कोल्ड करंट है, ग्रीनलैंड करंट। ये ग्रीनलैंड करंट नियर आइसलैंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के साथ कनेक्ट होते हैं और फिर वहाँ पे भी एक अच्छा फिशिंग जोन बनता है। तो जहाँ भी वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ पे एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। और ये देखिए ये कनेक्शन है, ये ग्लोबल कनेक्शन है कि वार्म करंट कोल्ड के साथ मिल रही है, फिर कोल्ड वार्म के साथ मिल रही है, एक ग्लोबल बेल्ट के तौर पे ही चल रहा है। इसलिए सारे कनेक्शन को हम एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट के नाम से जानते हैं। होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट हो या सजेशन या फीडबैक है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।